Today we are going to start with the chapter what we call as sectors of Indian economy. I had already done this chapter with you in the revision session. मैंने revision session में इसको करवाया था आप लोगों को with the notes. And right now I'm starting it along with NCERT in a well-defined manner. मैं इसको जो हूँ अभी properly I'm doing it with the well-defined manner. I am going to start it off. Okay. When we started off with this chapter, there are one is कि अगर आप में से कोई भी बच्चा आगे जाकर anyway कोई भी if the child is going to pursue with economics, this is one of the key chapters which helps. This is only a base. ये एक सिर्फ आप कह सकते हो कि पिज्जा का बेस है. आप उसमें क्या फ्लेवर ऐड करते हो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट जब तक बेस नहीं होगा यू कैन नॉट मेक द पिज्जा. तो सेक्टर्स आपका वो बेस है फॉर इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस. टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट यू से हाउ डेवलपमेंट कैन बी असिस्ट. डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है जब हम लोग डेवलपमेंटल वर्ड बोलते हैं तो व्हाट आर दोस क्राइटेरिया, हम इनकम किसको बोलते हैं. तो जब हमने ये वर्ड बोला ना क्लास 10 इनकम, तो इनकम का मतलब है आपका तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम तो सबसे पहले हम इनकम को कहां से कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस यू विल बी रीडिंग इन योर 11th 12th इफ यू आर परस्यूइंग इकोनॉमिक्स. बट कहां से कैलकुलेट करते हैं इज व्हाट वी कॉल एज सेक्टर्स. तो नाउ हम इन सेक्टर्स को व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरीली हम लोग सेक्टर्स को सिर्फ लेकर चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस. मतलब व्हेन वी ट्राई टू कैलकुलेट द जीडीपी जीएनपी, जब हम ये वर्ड्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग लेते हैं प्राइमरी से कितना है, सेकेंडरी से कितना है, या टेरिशरी से. बट इफ वी टॉक अबाउट द अदर सेक्टर्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड, दैट इज ओनली अनदर बेस हम लोग लेकर चलते हैं. और वो बेस हमारा होता है क्लास 10th ऑन द बेसिस कि वहां वर्किंग कंडीशन कैसा है. बट उसको हम अपने टोटल में नहीं लेकर आते हैं. दैट इज फॉर इम्प्रूवमेंट, दैट इज फॉर how we can handle, how can we do it in a better manner. Primarily हमारा होता है on the basis of the goods it produces. और ये जो हमें सोर्सेस मिलती है, ये जो सोर्सेस हमें मिलती है, ये हमें मिलता है as I said the GDP data used in this chapter to जीडीपी एट फैक्टर कॉज्ड बाय इंडस्ट्री. ये सब हम लोगों को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसका अब नाम है एनएसओ. एनएसओ पहले इसका नाम था एनएसएसओ. दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन इन योर एग्जाम्पल. So when first of all we would be reading where from where these हम लोग इनके टोटल को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
and then we would be reading about the problems like मतलब कि ऑर्गेनाइज में क्या प्रॉब्लम्स है या डिसऑर्गेनाइज में क्या प्रॉब्लम्स है. देन अनएम्प्लॉयमेंट है तो कौन से वाले सेक्टर्स में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड इफ दीज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं या करते हैं. तो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स. ये जो पिक्चर्स है ये आपके पिक्टोरियल क्वेश्चन जो 1 मार्कर आता है उसमें एक आध बार आया हुआ है, because in economics most of the time the graph will come. The graph which is given inside this chapter would be coming for analyzing or 1 marker. लेकिन पहले एक बार आया था. जैसे आप पहली वाली पिक्चर को देखते हो तो दिस इज अबाउट कुम्हार यानी कि प्राइमरी सेक्टर. देन दिस इज पोस्टमैन, दिस इज अगेन फार्मर, ये आपके जो है दुकान वाले. तो दे आर डिफरेंट काइंड्स एंड वी कॉल देम इनटू द सेक्टर्स. हम इनको लेकर चलते हैं सेक्टर्स में. तो नाउ लेट अस बिगिन द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दे प्रोड्यूस. बच्चे कभी भी जब हम लोग इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस के बारे में बात करते हैं ना, वी नेवर से ओनली गुड्स. गुड्स आपके क्या है? जो हम पहन रहे हैं, जिनको हम हाथों में ले सकते, हम उसको टच कर सकते हैं. बट सर्विसेज आर अवेल्ड. टीचर, कॉबलर, लॉयर, डॉक्टर, दे आर ऑल सर्विसेज. तो जब हम ये डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हमारा होता ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. There are many activities that are undertaken by directly using the natural resources. For example, cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of cotton, we depend mainly not only on natural factors like rainfall, sunshine. It is a natural product. Then when we talk about dairy, so it's a biological process. यानी कि आपका डेयरी फार्मिंग क्या है? एग्स या फिर आपका मतलब कि दही, दूध, ये आपके डेयरी में आ जाएंगे. एंड पोल्ट्री आपका जो है एग वगैरह के लिए आ जाएगा. सो दे आर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. Then when we talk about natural minerals and ores, इनको हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू माइनिंग, थ्रू क्वारिंग. So when we produce a good by exploiting the natural resource, it's called primary sector. Primary क्यों? Because it's a base for all other products. Like अगर कॉटन हमने निकाला है तो कॉटन से ही तो हम कॉटन का कपड़ा बनाएंगे. हमने मिनरल्स निकाला है बट मिनरल्स वुड बी चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स प्रोडक्टिव यूजिंग द मशीनरी इन द सेकेंडरी. हमने दूध निकाला है लेकिन दूध से वी वुड बी चेंजिंग इट इनटू समथिंग एल्स. तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दीज आर ऑल मतलब कि प्राइमरी. इनको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं. आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस के अंदर डेयरी प्राइमरी डैश सेकेंडरी ऐसे करके भी आता है. The secondary service sector covers the activities in which natural products जो हमने ऊपर निकाला है, like we have taken the cotton balls, we change it into cotton clothes, we change it into threads through the ways of manufacturing or industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but through certain essential manufacturing sector. It can be anything, like आप दही से दूध घर में भी बनाते हो, and you are also having the dairy farming. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn, हम उसको धागे में फिर क्लोथ बनाते हैं. शुगर केन से हम शुगर, गुड़, खंड सारी
ब्रिक्स के लिए वी यूज अर्थ, उसको हम ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम, ये आपके असर्शन एंड रीजन में हो सकता है, associated with different kinds of industry, it is also called industrial sector. After primary and secondary, there is a third category, जिसको हम tertiary या service sectors बोलते हैं. Anyone, if you are going to take commerce in your 11th standard, this is going to be one of your important concept there also. Same thing. Tertiary को हम service sector बोलते हैं. Why? These activities जो है ये खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है, ना हम कुछ निकालते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड है उनको ये एड करती है, हेल्प करती है. दे डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है, इफ यू हैव मैन्युफैक्चर्ड शूज, इफ यू हैव ग्रोन कॉटन, देन that would be transported by truck or train, that would be sold in the wholesale or retail shop. Sometimes जब तक वो सामान बिकेगा नहीं, you need to keep it in the godown, you will need communication, you will need money, the transport, storage, telecommunication, banking, trade. ट्रेड का मतलब क्या होता है? सामान खरीदना और आगे बेचना. सामान खरीदना, लाइक अगर आपके बुक्स वाले होते हैं वो होलसेलर से खरीदते हैं एंड कंज्यूमर्स को बेचते हैं, सो दैट इज आपका ट्रेडिंग. दे आर ऑल टेरिशरी. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज rather than goods, it is also called as service sector. Service sector includes also some essential services that may not directly help in production of goods. For example, we, मतलब ये तो आपके वो हो गए जो हम बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन या आपके बैंकिंग, लेकिन देर आर सम विच मे नॉट बी इन द बिजनेस इंडस्ट्री, लेकिन हम उनको भी सर्विस में मानते हैं, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, डूइंग द अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. एंड आजकल हम लोग इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, इनको भी हम सर्विस इंडस्ट्री में लेकर आते हैं. They may not be directly indulged, but they are indirectly indulged in the services. Next is, you can see these questions. In questions को किसी को भी छोड़ना मत class 10. Now we need to compare them. अब हम इनको compare करते हैं, कौन सा सेक्टर कितना goods produce कर सकता है, which sector produces with how much goods. The various production activities in the primary, secondary, and tertiary produce a number of goods and services. And also, the three sectors have large number of people working in them. So we need to see how much it is produced and how many people are working. तो when सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है that how much हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, एंड जब हम डेवलपमेंट बोलते हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, that we count in what we call as the organized, disorganized, इन सब में लेकर जाओ. और ये वाला क्वेश्चन आपके you can get in the graph 1. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of production, मतलब ज्यादा terms, जैसे हमारे यहाँ agriculture and manufacture tertiary have good, maximum हमारा production भी वहीं से है और labor भी हमारा वहीं पर है. tertiary हमारा काफी अच्छा what you call as income देता है, revenue देता है. तो how do we calculate the various goods and services? इस वाले में से आपके आएगा what is the meaning of final goods and services?
देन आपके वाई डू वी, मतलब कि हम डबल काउंट क्यों नहीं करते हैं, दीज विल बी द क्वेश्चन जो 1 मार्कर होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, आपको लगता होगा इट्स एन इम्पॉसिबल. नो, इट इज एन एनॉर्मस. तो यस, एनॉर्मस तो है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी ही जान पहचान में कम से कम 100 फार्मर्स होंगे. अब हर फार्मर अपने ग्रो, मतलब कि उसके अंदर, अपने फार्म के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें ग्रो करता होगा, एंड वी नीड टू काउंट ईच. तो हम कैसे काउंट करते हैं? टू गेट राउंड दिस प्रॉब्लम, economists suggest the values of goods and services. एक्चुअल नंबर नहीं, उसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 10,000 किलो ऑफ wheat is sold by at the rate of 20 rupees per kg. तो वैल्यू क्या है? 2 लाख रुपीज. हम ना तो 10,000 को कैलकुलेट करेंगे या 20 रुपए पर किलो को कैलकुलेट नहीं करते. वी वुड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू जितनी सेल हुई है. एंड उसमें हम क्या करते हैं प्राइमरी में? अच्छा, अब सेल किसको होगी? सेल किसको होगी? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो हो, यू हैव गॉन टू द मार्केट, राइट? यू बॉट अ चॉकलेट, आपने एक चॉकलेट खरीदा, राइट? नाउ उस चॉकलेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? चॉकलेट, माल्ट, sugar, then many other things which are added, milk, these are the things. अब मान लो कि अगर कोई शुगर की वैल्यू वहां ऐड कर रहा है जहां पर ये शुगर सेल आउट हुआ था टू द कंपनी, एंड देन जो चॉकलेट जब सेल आउट होता है, तो चॉकलेट के अंदर जब हम 20 रुपए का चॉकलेट लेते हैं ना, तो उस 20 रुपए के चॉकलेट के अंदर चॉकलेट की कीमत, मिल्क की कीमत, चीनी की कीमत, एंड एनीथिंग विच इज एडेड, उसका पैकेजिंग, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है. वो 20 रुपए का तब बनाते हैं, विच मतलब कि पीपल लर्न इन देयर कॉमर्स सेक्शन. वो 20 रुपए का तब हमें मिलता है जब कंपनी उसको 2 रुपए का बनाती है. कितने का बनाती है? 2 रुपए का. तब वो हमें 20 रुपए का देती है, बिकॉज उसके ऊपर उसको पैकेजिंग, ये वो सब ऐड करना पड़ता है. तो व्हाट वी डू इज, वी कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हम कंज्यूमर के पास आया. हु इज द कंज्यूमर? जो अल्टीमेटली उसे यूज करता है. जैसे मेरे घर का टीवी है तो आई एम द कंज्यूमर, आपके घर का रेडियो है तो यू आर द कंज्यूमर. लेकिन अगर आप उसे यूज करने के बजाय आप उसको रीसेल करोगे, यू आर नॉट अ कंज्यूमर. तो जो फाइनल गुड्स होगा विच इज सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो उसके बाद उसकी कहीं काम नहीं होगा, अल्टीमेटली वो उसको यूज करेगा, तो उसकी वैल्यू को यूज किया जाता है, नॉट द मिडिल वन. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया, व्हेन वी टॉक अबाउट अ चॉकलेट, तो चॉकलेट के अंदर मिल्क कितना डाला था, उसकी क्या वैल्यू थी, शुगर उसकी क्या वैल्यू थी, माल्ट की क्या वैल्यू थी, उसको हम टोटल काउंट में लाते हैं. हम अलग अलग सेक्टर्स में जाके उनके टोटल्स को नहीं करते हैं बार बार. Remember, there is one precaution one has to take. Not every goods or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods. For example, a farmer who sells wheat to a flour mill मतलब आटे की चक्की, for 20 rupees. अब किसान ने क्या बेचा? गेहूं. फ्लोर मिल ने क्या किया? उसको ग्राइंड किया और उसके बाद उसने उसको बिस्किट कंपनी में बेच दिया, राइट? अब बिस्किट कंपनी क्या करेगी? फ्लोर को यूज करेगी, शुगर को यूज करेगी, ऑयल को भी यूज करेगी, फिर जाकर वो बिस्किट बनाएगी. तो अगर हम व्हीट की कीमत अलग, देन फ्लोर वाले ने जो उसका नाम किया था, उसकी भी कीमत ले लेंगे, तो फिर क्या होगा? डबल काउंट हो जाए. यानी कि हम ये कर रहे हैं, वो डबल बार, 2 बार बिका, वो बिका तो एक ही बार है ना. किसान ने बिस्किट, उसका नाम क्या, फ्लोर मिल को बेचा,
वही गेहूं पिसकर आटा बना, वही आटा जो है पिसकर बिस्किट फैक्ट्री गई और वही आटा आपके बिस्किट में बना। तो यूज तो हमने एक ही बार किया ना उस गेहूं को। सो दैट इज व्हाई बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। वाई आर, अब ये आपकी क्वेश्चन है। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन एंड 2 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो। 1 मार्कर एमसीक्यू, 2 मार्कर आपका जो आएगा। वाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड? वाई नॉट? तो अभी मैंने आपको बताया, गेहूं बेचा ना, उसी गेहूं का तो बिस्किट बना है। तो अगर हम गेहूं की कीमत अलग से, कि प्राइमरी में गेहूं बिका था, फ्लोर मिल सेकेंडरी में आटा बिका था, अगर हम उसको बार बार डालेंगे तो दैट इज डबल काउंट। Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all. जैसे उसने 20 रुपए का बेचा, फ्लोर मिल ने आगे 25 का बेचा, एंड बिस्किट वाले ने उसे 80 रुपए का बेचा, यानी कि उस 80 रुपए के अंदर द 20 रुपीज किलो जो हमारा वीट की कीमत थी, इट इज इंक्लूडेड। Similarly, the value of all other intermediary goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is not correct, क्योंकि उसको हम बोलेंगे डबल काउंट। हमारा फाइनल गुड्स क्या था? बिस्किट, तो वी आर काउंटिंग इट ऑन बिस्किट्स। द वैल्यू ऑफ final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of that year. Beta, this is 1 marker. You can say a short question. And sum of all the three sectors give what we call as GDP. GDP होता है किसी भी कंट्री में डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री जितना भी आपका प्रोड्यूस हुआ है उसका फाइनल वैल्यू। और जितना हमारा जीडीपी होता है वो हमारी इकोनॉमी को बताते हैं, यानी कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितना सेल आउट कर रहे हैं, दैट इज हाउ बिग आवर इकोनॉमी इज। इन इंडिया द मेमोथ टास्क, मेमोथ का मतलब होता है वेरी बिग, इनॉर्मस task of measuring the GDP is taken by central government, जो आपका मतलब कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके जितने भी है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इन सब के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। एनएसओ के थ्रू दे गेट द डेटा एंड देन दे एस्टिमेट द जीडीपी। when you are calculating GDP, आगे आप GNP, नेशनल मतलब कि अदर जो एरियाज है उनको भी पढ़ो। So this is what we call why we calculate only the final goods. Now, हमारा सेकंड आता है historical changes in sectors. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि 3 हमारे सेक्टर्स हैं एंड तीनों जो है डिफरेंट गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। बट क्या दे आर इक्वली प्रोड्यूसिंग? आर दे प्रोड्यूसिंग इक्वली? अगर हम कहते हैं हमारा जीडीपी जो है इट इज 10%, तो क्या तीनों बराबर आर दे कंट्रीब्यूटिंग? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स मींस हाउ डेवलप्ड कंट्रीज एट इनिशियल स्टेज प्राइमरी को मानते थे, बिकॉज उस वक्त में वी डिड नॉट हैव द ट्रांसपोर्ट, वी डिड नॉट हैव द कम्युनिकेशन। तो उस वक्त में ओनली प्राइमरी वाज देयर, उस वक्त में सिर्फ प्राइमरी था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया द सेक्टर्स चेंज, क्योंकि जो हम पहले रॉ में यूज करते थे दैट कुड बी नाउ यूज्ड थ्रू द मशीन्स, उसको बेटर फॉर्म में यूज कर सकते थे। As the methods of farming changed, an agricultural sector began to prosperous. It produced food more than before. Now many people could now take up other activities like craft persons आपके आ गए, ट्रेडर्स आपके आ गए। उस जमाने में ट्रेडिंग कैसे होती थी बच्चे?
आपकी ट्रेडिंग होती थी, जैसे हाट होता है, मतलब इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, आपके हाट होता वैसे होता था, उनके पास जितना भी एक्स्ट्रा होता था दैट वुड बी सोल्ड थ्रू बार्टर सिस्टम। आपका थर्ड चैप्टर है बार्टर सिस्टम, तो दैट यूज टू बी, तो बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज मेनी टाइम्स। फिर आपके ट्रांसपोर्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, बट at this stage most of the goods produced were natural from primary, and सिर्फ प्राइमरी के थ्रू ही वो लोग करते थे। जैसे कपड़े भी होते थे तो द हैंड लूम्स वर देयर, हैंड लूम्स जो हाथों से चलता है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे ओवर अ लॉन्ग टाइम, मतलब अराउंड 100 years आपका, exceptionally because the new methods of manufacturing were introduced, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, then factories came up. Now those people who were working in the what you call as agriculture, now they began to work in factories, क्योंकि उस वक्त में आपका जो फैक्ट्री जो काम करता था ना, that was something different। आपकी फैक्ट्रीज ऐसे नहीं होती थी। यू हैव दिस चैप्टर इन योर हिस्ट्री, आपके पास में है ये वाला चैप्टर, तब ऐसा नहीं होता था। those people they were forced to work as you have read in history chapter, वो हम बाद में बताएंगे। then people began to use more goods that were produced in factories at cheaper rates। अब जो चीजें वो लोग पहले they used to spin it हैंडलूम से, अब मशीनों में बनने लगी। कैसे बनी थी वो आप लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ोगे कि हाउ इट चेंज्ड इट, so that you all will be reading in the later, not to talk about that। now when the machines came, तो मशीन्स आपको पता है इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप हाथ से किसी चीज को ग्राइंड करोगे तो उसमें आपको टाइम लगता है, बट इफ यू आर डूइंग इट विद द मशीन वो आपका जल्दी हो जाता है। सो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम more important in total production and employment, and this shift take took place। यानी कि लोग जो है now instead of working in the farms, now they shifted to the secondary sectors। in the past 100 years, यहां से you need to underline, this is one of the most important one for your exam। ये आपके पेपर में यही पूरा लिखा हुआ आता है। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary। Why? ऐसा क्यों हो गया? मतलब पहले आपका सिर्फ प्राइमरी था, फिर आपका सेकेंडरी हुआ, but now over the past few years it is tertiary, because now we are also needing the service sectors। हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, हमें लॉयर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, देन हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें बैंकिंग चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए। The service sector has become the most important in terms of production। most of the people who are sorry most of the people who are work employed in the service sector, and it is also now seen in the developed। अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर the next one which is yours, in our country it has not been that way जितना उसको होना चाहिए। अगर हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप होता है तो दैट वुड डेवलप द ओवरऑल इकोनॉमी। सो व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन, व्हाट इज द टोटल एम्प्लॉयमेंट, कैसे है, दैट इज आवर नेक्स्ट सेक्शन। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका उसका नाम क्या, ग्राफ में आया हुआ है। दिस हैज कम इन द ग्राफ। ये जो पहला ग्राफ है क्लास 10, द फर्स्ट ग्राफ टेल्स अबाउट द जीडीपी, यानी कि हमारा जीडीपी इतने दिन में कैसा रहा। दिस इज द ग्राफ विच हैज कम इन द पेपर, और इसमें दो बार आते हैं। एक बार आपका है जीडीपी और दूसरा जो आएगा वो है आपका सर्विस, यानी कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट। पहले वाले में यू विल सी व्हाट इज द सम दे हैव प्रोड्यूस्ड ओवर द टाइम। मतलब इफ यू सी ब्लू इज प्राइमरी
ऑरेंज इज सेकेंडरी एंड दिस इज टेरिशरी। अगर आप इसमें देखोगे ग्रीन इज टेरिशरी, तो आप इसमें देखो कि इन 73 to 74 आपका दिस वाज दी वन, मतलब आपका अराउंड 6 लाख जो था दैट वाज देयर ओवरऑल, जिसमें सबसे ये आपका नीचे और ये आपका था, और बीच में जो है मैन्युफैक्चरिंग वाज लेस। 2013 में जो शिफ्ट ओवर है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इट इज दैट कि इट इज अराउंड, मतलब ये आपका जो है इन क्रोर्स है। तो इफ यू सी इट इज अराउंड 600 क्रोर्स आपका प्राइमरी, देन इन बिटवीन आपका एंड बट मैक्सिमम नाउ इज योर टेरिशरी सेक्टर. So there is a growth in the services and the goods they are producing. But if you look into the employment sector, वो आपका जो है बिल्कुल पैराडॉक्सिकल दिखाएगा, वो आपका पैराडॉक्सिकल दिखाएगा. That is what we will read. Graph 1 shows the production of goods and services in the 3 sectors. और ये जो है हमारा है एक आपका 1973 to 74 और दूसरा 2013 to 14. These two datas have been used क्योंकि ये हमारा जो है it tells about the real factor. So what you can see is that the total production has grown over the 40 years. मतलब चाहे वो प्राइमरी का रहा, चाहे वो सेकेंडरी का रहा, या वो टेरिशरी का रहा. तो नाउ व्हाई देयर इज एन इम्पोर्टेंट, अभी मतलब कि क्यों हमारा जो है ये ज्यादा हो गया, व्हाई इट हैज ग्रोन ओवर द 40 years. While production has increased, it has increased most in tertiary. अगर आप ये देखो तो this green color is more, जबकि आपका blue कम है और red moderate है. तो why tertiary is becoming more important? अब ये है कि क्वेश्चन है कि भाई tertiary क्यों हमारा important है. ये आपका 5 marker लड्डू वाला क्वेश्चन. This is a 5 marker laddu question. Remember, the tertiary is becoming important because first, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post office, police station, village administration, municipal corporation, etc. are now required. जो पहले शायद आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मॉडर्न वर्ल्ड है तो मॉडर्न आपको जरूरत पड़ती है. दीज आर बेसिक और गवर्नमेंट हैज टू डेवलप दीज सर्विसेज. गवर्नमेंट को ये सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उनको ये चीजें लेनी पड़ती. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. क्योंकि इफ अगर आपकी जो इफ योर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, तो उसको टेरिशरी सेक्टर की जरूरत तो पड़ेगी ना. अगर आप फार्मर हो तो आपको ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी. अगर आप मिनरल्स निकालते हो तो भी आपको जरूरत पड़ेगी. तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, इनकी भी जरूरत पड़ती है. थर्ड, as the income level rises, certain sections of people, जब अभी में क्या चाहिए, पहले हम remember, मतलब you ask your parents. In fact, I was talking to my daughter yesterday the same thing, कि जब हम छोटे थे तो we hardly went out. हम मतलब पूरे साल में हम एक ही बार जाते थे बाहर. मतलब दैट वुड बी समथिंग विच वाज, कोई जैसे मैं हम लोग मामा जी के घर चले गए तो लास्ट में जब हम वापस आ रहे हैं तो बस एक पिक्चर गए, एक मूवी गए, और मूवी देखकर हम लोग जो है खाना खा के आ. दैट वाज द ओनली, एंड इट वाज नॉट लाइक एनी फैंसी रेस्टोरेंट और समथिंग. बस मतलब कि बाहर, घर से बाहर जाकर, इन आवर हाउस नॉर्मली वी डिड नॉट यूज दिस, प्याज वगैरह नहीं डलता था, तो बाहर जाकर हम लोगों ने सांबार खा लिया या फिर डोसा खा लिया, बस. इससे ज्यादा कभी नहीं होता था हमारा. नथिंग नथिंग हैपन. बट टुडे जोमेटो, स्विगी, आजकल हम घूमने भी जाते हैं. हाँ, पहले हमारा जो घूमना होता था दैट वाज समथिंग डिफरेंट. पहले हमारा जो घूमना होता था वो समथिंग डिफरेंट होता था. हम नानी के घर जाते थे, राइट. अभी आजकल क्या होता है, छुट्टियां हैं
चलो 4 दिन के लिए यहाँ होकर आ गए। तो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the third reason. Fourth, there has been a shift in the use of information and communication technology. वो भी हमारे लिए जरूरी हो गया। Now we need internet, we need mobiles at all the time. ऐसा नहीं कि हम उसके बिना काम कर सकते हैं। However, you must remember that not all the service sector, ये आपका सेकंड है और ये थर्ड है, ये तीनों को कंपेयर करना आता है आपके पेपर में। Service sector in India employs many kind of people. At one end, there are limited number of workers जो skilled या educated है, and at other number there are people जैसे small shopkeepers, repair person, transport person, इनको हम disorganized कहते हैं। बेचारे इनके ऊपर इनके लिए कोई रूल्स नहीं होते, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द जीडीपी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज वेयर आर दीज पीपल एम्प्लॉयड। मतलब ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है द सेक्टर्स। वी आर कंपेयरिंग द सेक्टर्स की कौन से सेक्टर्स में इनकम, मतलब कि हमने पहले दिया सर्विसेज ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। अब हम देखेंगे किसमें आपके एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो इफ यू सी दिस ग्राफ, थर्ड ग्राफ, शेयर ऑफ सेक्टर्स, दिस हैज कम इन द एग्जाम। तो 1973 to 74 में मैक्सिमम वाज आपका 71% एग्रीकल्चर, एंड राइट नाउ ऑल्सो मैक्सिमम इज एग्रीकल्चर, एंड दिस वाज मिनिमम। अब ये मॉडरेट है, ये आपका 18% था, नाउ इट इज 31%। देयर इज इंप्रूव इंक्रीज बट नॉट लेस। अब आप सोचोगे कि मैम जॉब तो जॉब है, प्राइमरी में रहा या सेकेंडरी में, क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया। फर्स्ट, इन प्राइमरी वी हैव इनफ लेबर। हमारे यहां पर हम जो कहते हैं वी आर हैविंग द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा लेबर्स। पहली बात तो ये प्रॉब्लम। सेकेंडली, जो हमारी सैलरी, वेजेस या इनकम हम बोलते हैं इन द प्राइमरी, दैट इज वेरी वेरी लेस। अगर हम सेकेंडरी या टेरिशरी में बोलते हैं तो द सैलरी, वेजेस, इनकम हमारा ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी वुड बी अर्निंग मिनिमम ऑफ 500 रुपीज पर डे, क्योंकि 15,000 मिनिमम होता है, एंड 500 रुपीज। वेरएज अगर वो लेबर की तरह काम करता है फार्म में तो उसको 80 रुपए मिलते हैं। दैट इज वाई हमें टेरिशरी सेक्टर को इंप्रूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। Graph 2 presents the percentage shares of three sectors in GDP. Now you can see the changing importance. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors, मतलब production अब हमारा ज्यादा tertiary से है, पहले आपका इतना था अब इतना है, whereas अब हमारा प्राइमरी कम हो गया है। The similar shift has not taken place in employment. This is the one. The primary sector continues. अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इसको इंटरप्रेट करना, तो इंटरप्रिटेशन में आपको ये बताना है कि 73-74 में मैक्सिमम आपका जो है सर्व मतलब की जो एम्प्लॉयमेंट था वो प्राइमरी था, बट नाउ इट हैज रिड्यूस टू दिस। बट अभी भी हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। सो व्हाई डिड नॉट दिस शिफ्ट टेक प्लेस? इट इज बिकॉज enough jobs have not been created in secondary and tertiary, and even though industrial output or goods went up, but employment हमारा उतना नहीं रहा। The same applies to tertiary. The production improved by 14 times, but employment सिर्फ 5 times. तो अभी भी हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं they are working only in the primary sector, and as I have told you,
प्राइमरी में जो आपके इनकम होती है वो कम होती है। मोर ओवर वहां अनएम्प्लॉयमेंट दिखता नहीं है। अब अगर मैं ग्रेजुएशन करके घर में बैठूंगी तो सबको दिखेगा, बट वहां नहीं दिखेगा, बिकॉज दे मतलब वो लोग जो है साथ में काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आप पढ़ोगी। As a result, more than half of the people are working in the primary, mainly in agriculture. So, it is producing about 1/6 of GDP. In contrast, secondary and tertiary produce more, लेकिन employment आपके जो है वो कम। That means there are more people working in agriculture than it is necessary. तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? हम इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। In other words, workers in the agricultural sector are underemployed. Now, बच्चा, what is the meaning of underemployed? Underemployed का मतलब होता है जितना उनको इनकम मिलना चाहिए उतना उनको नहीं मिलता है। फॉर इंस्टेंस, टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी, जिसके पास 2 हेक्टेयर्स है। 2 हेक्टेयर्स बहुत कम होते हैं। And unirrigated, which is dependent only on rain and growing crops, और वो जोवर अरहर करती है। All the 5 members are working. They have nowhere else. तो आपको लगेगा instead of remaining idle वो काम करते हैं, बट एक्चुअली सिर्फ उनका लेबर एफर्ट डिवाइड हुआ है, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। जैसे आपकी मम्मी जो है घर में खाना बनाती है एंड शी इज मेकिंग द फूड, शी इज सर्विंग, लेकिन अगर आप उनका हाथ भी बटा देते तो क्या सिर्फ आप हाथ बटा रहे हो? यू आर नॉट एडिंग टू द इनकम। सिमिलरली वहां जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हाथ बटा रहे हैं, उससे उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है। Each one is doing the same work, no one is fully employed. This is underemployment. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and clearly employed, sorry, visible as unemployed. जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट जो है he is working, वो जो ग्रेजुएट है वो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम कहेंगे वो अनएम्प्लॉयड है। भाई ग्रेजुएशन हो गई है, नौकरी नहीं मिली है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि दे आर हेल्पिंग हैंड, दे आर हेल्पिंग हैंड, और उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन द पर्सन माइट नॉट बी वर्किंग। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड कम्स एंड हायर्स 1 or the 2 members of the family। अब क्या होगा अगर मतलब कि वो कहीं और काम करेंगे, तो लक्ष्मी के फार्म में तो लक्ष्मी काम करेगी, एंड उसके घर में जो बाकी लोग हैं दे वुड बी वर्किंग समवेयर एल्स, तो लक्ष्मी को भी इनकम मिलेगी और वहां से भी उनको जो है इनकम मिलेगी, वहां से भी उनको जो है इनकम मिलेगी। सो Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to work on a small, तो 2 जनों के जाने से there was no what you call as change, मतलब उनके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इनफैक्ट उनका इनकम अब ज्यादा हो गया। वंस अगेन द अर्निंग वुड इंक्रीज एंड दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द सेम जितना वो पहले प्रोड्यूस करते थे। देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी के जैसे आपको कई मिलेंगे। अगर हम इन लोगों को हटा दें फ्रॉम द एग्रीकल्चर और इनको कहीं और जॉब हम दे दें, तो दे वुड all be able to earn more. The income of people who take up other work would increase and total family आपका increase हो जाए। This is how it goes on. This underemployment can also happen in other sectors. For example, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइम बाकियों में नहीं होगा। हमारे यहाँ अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबर्स हैं, प्लम्बर्स हैं,
रिपेयर पर्सन है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो दे डोंट अर्न. Similarly, we see other people of service sector pushing a cart, selling. They may spend the whole day but earn very little. But उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसीलिए they need to work in that way. In the next class, we would start up with how to create more employment. पहला तो वो पढ़ेंगे, उसके बाद sectors based on the working conditions, that is organized and disorganized. Then disorganized के अंदर what are the problems we face and then how we can remove them. Why NREGA is called as the right to work, ये वाला पढ़ेंगे. And then the sectors on the basis of ownership. So that is the first part, that is sectors of Indian economy. A very important chapter from the board points of view, because as I said, this chapter is going to be connected with economics in the coming areas. In fact, जब हम लोग नॉर्मल में भी बात करते हैं ना, जब भी हम बात करते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि भाई अभी इकोनॉमिक्स कम है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, आजकल ऐसा चल रहा है, रिसेशन चल रहा है. तो ये जो हम वर्ड यूज करते हैं ना क्लास 10, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, these are all derived from this only. So this is the chapter sectors of Indian sectors of Indian economy.